हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, सीएफटी के बारे में आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मेंस के एडवांस के हिसाब से, इवन आपके क्या कहते हैं बोर्ड के एग्जाम से ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इसमें क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपके अभी मैसेजेस देख रहा था एज यूजल। तो दो एक बच्चों के मुझे डाउट्स मिले थे। जस्ट अ सेकंड, पेन पेन पेन, ये रहा पेन। हाँ, तो बच्चों के मुझे डाउट्स मिले थे। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे भाई कि एक बच्चे ने पूछा सर ये डीएन सिस्टम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो डीएन सिस्टम बेटा एक्सप्लेन कर देते हैं। और कौन सा डाउट था? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वीडियो बंद हो गया मुझसे, कमेंट सेक्शन बंद हो गया। जस्ट अ सेकंड, मिल गया। यस, हाँ। तो जैसे एक डाउट ये पूछा गया कि भाई डीएन सिस्टम पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओके, तो आइए डीएन सिस्टम पहचानना सिखाए देते हैं कि भैया डीएन सिस्टम कैसे पहचाना जाता है। जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो बेटा एनआई है, निकिल है। तो निकिल को अगर मान लो कि ये 3D8 और 4s2 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। और जब एटॉमिक नंबर 28 है तो इसके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब मान लो कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी है? +2 है। तो आई रिपीट, अगर निकिल +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे और ये कितना आ जाएगा? D8। तो भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो एक तरह से डीएन सिस्टम क्या हुआ? D8 हुआ। बस यही तो आपको करना है। अच्छा, इसी तरह से और देख लीजिए, Fe को देख लीजिए। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6 और 4s2। ओके, अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लो 2 मिनट के लिए मुझे मुझे +3 देखना है। तो +3 मैं कैसे देखूंगा? Fe+3। आई रिपीट, Fe+3 मैं कैसे देखूंगा? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दूंगा, एक यहां से उड़ा दूंगा। डी में कितने बचेगा बेटा? 5 बचेगा। तो डीएन सिस्टम जो होगा वो क्या होगा बेटा? D5 होगा। क्या होगा? D5 होगा। ये बात क्लियर है सभी को? इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा Fe+2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दूंगा तो डी में कितना बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दिस इज कॉल्ड D6 सिस्टम। तो इस तरह से क्या कहते हैं, मतलब डीएन सिस्टम को चेक किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। और कोई डाउट? थैंक यू। बहुत से बच्चों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं बेटा। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सही बात है। K4Fe जो होता है बेटा वो डायमैग्नेटिक होता है। मैंने μ = 0 लिखवाया भी था। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो K4Fe दिग्विजय हो गए, मोही हो गई, पूछ रहे थे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल सही है। वो क्या होता है बेटा? डायमैग्नेटिक स्पीशीज होती है। बाकी इसके अलावा मुझे कोई और खास इफेक्टिव मतलब इस तरह के सच कोई खास डाउट्स नहीं मिले। हाँ, बच्चों मैंने आपके वो जरूर देखे थे, आंसर्स देखे थे, बिल्कुल सही थे। NiCN5 3- बिल्कुल सही जवाब है आपका। DsP3 जो आ रहा है उसका वो बिल्कुल सही आंसर है और वही आपने दिया है। और CuCl5 3- का आंसर जो है वो sp3d है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था बड़ा अजीब सा। वो मतलब डाउट ही था वो एक तरह का कि सर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d या dsp3 क्यों नहीं लिखाया? तो भाई वो जो भी सज्जन है थोड़ा सा मेहनत करें। मैंने मैसेज देखा था, अभी इस समय नाम नहीं याद आ रहा। भाई साहब थोड़ा सा मेहनत करें, पढ़ाई करें। पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो एक बात ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो sp3d2 होता है, d2sp3 होता है। आप जो कह रहे हैं ना sp3d और dsp3, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में होता है। ओके, तो आइए नया अपना टॉपिक शुरू होने जा रहा है और वो क्या है बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT में मैं जो भी पॉइंट्स बोलूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपको अपनी तरफ से भी नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से अच्छे से देखना, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 1 किसने दिया था भाई? इन्होंने दिया था। ये चीजें मेरे को नहीं लगता कि कभी पूछी जाएंगी, मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए डाल दिया है आगे।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर 1, सीएफटी कहती है बेटा कि लिगेंड और सीएमए के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन सीएमए एंड लिगेंड, पॉइंट नंबर 1। ये बात क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि क्या ये बात पूरी तरह से सही है? नहीं, मैं इसको इसलिए सही नहीं मानता हूं, और मैं क्या ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, ड्रॉबैक माना जाता है। किसका? सीएफटी का। क्यों माना जाता है? अरे भाई, अगर इसमें आयनिक बॉन्ड होता, मतलब ये आयनिक कंपाउंड होता, और आयनिक कंपाउंड होता तो हम फालतू में क्या कहते हैं वो पढ़ के आए, आइसोमेरिज्म, और फालतू में हम हाइब्रिडाइजेशन और ये सब पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड की होती हैं। तो पहला पॉइंट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मानता है किसके बीच? मेटल आयन और लिगेंड के बीच। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये थ्योरी सब वैलिड भी है? तो मैं आपको बता दूं, वीबीटी से ज्यादा यही थ्योरी वैलिड है। लेकिन कहते हैं ना, अगर 100 में से 99 अच्छाई हो और एक कमी हो तो थोड़ा सा उस कमी को भुला देना चाहिए भाई, 99 अच्छाई देख लेनी चाहिए। तो वही वाली बात है, इसमें से क्या है, बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बस इसकी पहली लाइन में ही खोट है भैया, पहली लाइन ही खराब है। और वो पहली लाइन क्या है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, लेकिन ये इसका क्या है बेटा? ड्रॉबैक। तो पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया होगा। अब पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे क्या लगाने जा रहा हूं भैया? तारे लगाने जा रहा हूं। ये तारा लगा दिया, तारे से तारे मैं इसीलिए लगाता हूं क्योंकि ये बात ध्यान रखना, ये वो पॉइंट्स होते हैं बेटा जो वहां पे जाकर के आपको दिन में तारे दिखा सकते हैं पेपर में। तो ये मैंने स्टार मार्क इसीलिए कर दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सीएफटी लिगेंड्स को एक पॉइंट चार्ज की तरह मानती है, वो भी कौन से लिगेंड को? एनायनिक लिगेंड को। ओके, और न्यूट्रल लिगेंड को वो एक डाइपोल की तरह ट्रीट करती है। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस एंड डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या न्यूट्रल लिगेंड्स को वो क्या मानती है? डाइपोल। तो मान लो जैसे सीएमए है, वो एक कैटायन हो गया, तो एनायन उसकी तरफ जब अट्रैक्ट हो रहा है तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, चार्ज के फॉर्म में। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है वो एक डाइपोल मॉलिक्यूल के फॉर्म में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो देखिए मिसलेनियस पॉइंट है, कैसे? जैसे ये वाला पॉइंट देखिए, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कितने डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, और वो सब डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसके बारे में याद करिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन पहले भी दे चुका हूं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका एनर्जी लेवल कैसा हो बेटा? सेम हो। आई रिपीट, तो जब कोई लिगेंड आता है तो ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं दो अलग अलग पार्ट में, और ये डीजेनरेट नहीं रह पाते, मतलब इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रह पाती। अब यही चीज हमें सीएफटी में पढ़ना है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन सा फोर्स है जो काम करता है, यही सारी बातें हमें समझनी है। ओके, और ये सब क्या है? तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखा है वो मैं आगे जो समझाने जा रहा हूं उसमें आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है? जरा अच्छे से ध्यान से चीजों को समझना। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, अब सही है। चलिए तो शुरू करता हूं, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करने जा रहा हूं। किसकी बात करने जा रहा हूं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिसमें 6 लिगेंड्स होते हैं सीएमए के चारों ओर। तो अब वो 6 लिगेंड्स जो होते हैं सीएमए के चारों, वो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसे काम करता है, क्या होता है, आइए अब उसके बारे में जरा ध्यान से देखते हैं कि मतलब उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है, सीएफटी कैसी होती है, वो समझते हैं। मान लो कि ये सीएमए है और इसके चारों ओर हम ये एक्सिस शो कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, करेक्ट? जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब जो डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं बेटा? डी ऑर्बिटल। वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप। वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। आप बोलेंगे कैसे? तो आइए वो भी समझ लेते हैं कैसे, जरा ध्यान से देखना। पहला डी ऑर्बिटल ये माने लेते हैं, और इस समय मान लेते हैं कि एक्सिस जो है वो एक्स है और वाई है।
तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो काम कर रहा है वो dxy है। वो क्या है? dxy है। आगे ये दूसरा जो d ऑर्बिटल है वो y और z के बीच में प्रेजेंट है, नाम पड़ गया dyz। ये जो तीसरा ऑर्बिटल है, मान लो ये z और x एक्सिस के बीच है। कहां पे है बेटा? z और x एक्सिस के बीच में है, नाम पड़ गया dzx। तो इस तरह से कितने डी ऑर्बिटल हो गए बेटा? 3 डी ऑर्बिटल हो गए। एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया और जेड एक्स हो गया। ये 3 डी ऑर्बिटल हो गए। आई रिपीट, कितने डी ऑर्बिटल हो गए? 3 डी ऑर्बिटल हो गए। और ये 3 डी ऑर्बिटल आप देख सकते हैं कि एक्सिस पे ना होकर के एक्सिस के बीच में है, तो हम इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल, ओके, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जिस तरह से ये डी ऑर्बिटल कैसे हैं बेटा? दो एक्सिस के बीच में है, इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, और इनको हमने नॉन एक्सियल बोला है। उसी तरह से कुछ होते हैं बेटा एक्सियल भी। कैसे होते हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे होते हैं? ऑफ कोर्स, अगर ये इन बिटवीन दी एक्सिस थे और ये नॉन एक्सियल थे, तो जो अलोंग दी एक्सिस होंगे, आई रिपीट, यानी कि जो पूरी तरह से एक्सिस पे होंगे, उन्हीं को हम एक्सियल डी ऑर्बिटल के नाम से जानेंगे। और वो कितने टाइप के हैं? वो कितने हैं? 2 हैं। पहला है ये वाला डी ऑर्बिटल। आप देखिए 4 लोब्स हैं, 2 लोब एक्स एक्सिस पे, 2 लोब वाई एक्सिस पे, नाम पड़ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक और डी ऑर्बिटल है बेटा, जिसको हम डी जेड स्क्वायर के नाम से जानते हैं। एंड मे बी इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या? जरा ध्यान से देखना। ये मान लो z एक्सिस है, तो 2 लोब तो इस तरह से हो गए, और ये x एक्सिस है, और ये मान लो कौन सी एक्सिस है बेटा? y एक्सिस। तो इसमें क्या हो जाती है बेटा? एक रिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? रिंग। तो रिंग तो xy एक्सिस पे होती है, और 2 लोब्स जो होते हैं वो z एक्सिस पे होते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि ये 3 डी ऑर्बिटल है। आई रिपीट, ये कितने डी ऑर्बिटल है? 3 डी ऑर्बिटल है, और ये तीनों डी ऑर्बिटल इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, और ये 2 डी ऑर्बिटल अलोंग दी एक्सिस हैं। ये 3 डी ऑर्बिटल नॉन एक्सियल कैटेगरी में आते हैं। ये 2 डी ऑर्बिटल जो इन अलोंग दी एक्सिस हैं, ये एक्सियल कैटेगरी में आते हैं। दैट्स ऑल। अब हमें इन डी ऑर्बिटल का प्रेजेंटेशन दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा? इन डी ऑर्बिटल्स का हमें प्रेजेंटेशन शो करना है कि इसको हम कैसे शो करें। तो आइए देखिए, ये इसका प्रेजेंटेशन होता है। बहुत ध्यान से देखना। जो ये डी ऑर्बिटल है जो आप देख रहे हैं, लाइक दिस, आप देखिए चारों लोब्स क्या हैं? 2 एक्स एक्सिस पे, 2 वाई एक्सिस पे हैं। ये मैंने शो किया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये देखिए जो 2 लोब मैंने जेड एक्सिस पे शो किए हैं। कहां पे? जेड एक्सिस पे। ये कौन हो गया बेटा? डी जेड स्क्वायर। तो कितने हो गए? 2 ऑर्बिटल हो गए। ये वाला डी जेड स्क्वायर हो गया, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें से ये तो एक्सियल हो गए, नॉन एक्सियल कहां गए? नॉन एक्सियल को हम ऐसे दिखाते हैं। कैसे? ऐसे, लाइक दिस। ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है भाई। आप ऐसे समझिए, हम क्या कर रहे हैं? डायग्राम ही तो देख रहे हैं ना बोर्ड पे, 3D में तो देख नहीं रहे हैं कि ऐसे ऐसे घुमा के मैं आपको दिखा दूं। तो ऑन पेपर हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? तो ऑन पेपर इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है। ये जो लोब्स दिखाए हैं, ये वाले 4 लोब जो एक्स वाई एक्सिस पे दिखाए, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। कौन सा वाला? ये वाला। ये जो 2 लोब दिखाए, ये डी जेड स्क्वायर है। अब यूं मजे लेना शुरू मत कर देना, सर इसमें रिंग कहां गई, ऐसे मजे मत लेना, बात को समझना। फिर कह रहा हूं दिस इज प्रेजेंटेशन। और इनको हमने कैसा दिखाया है? ये दिखाया है। हाँ, तो मजे लेना शुरू कर दो। अरे सर ये डी ऑर्बिटल कहां है? ये तो आपने एस ऑर्बिटल बना दिया गोल गोल से। तो भाई ये प्रेजेंटेशन है, इसको समझने की कोशिश करिए। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सीएफटी को समझेंगे, स्प्लिटिंग को समझेंगे कैसे होती है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये डी ऑर्बिटल है 5। कितने डी ऑर्बिटल है? 5। अब 5 के पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कैसा है बेटा? सेम।
यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब आप पूछेंगे ये किस कंडीशन में है, तो भाई ये इस कंडीशन में है जब सीएमए के चारों तरफ कोई लिगैंड नहीं है। आई रिपीट, जब सीएमए के चारों तरफ कोई लिगैंड नहीं है, चुपचाप एक सेंट्रल मेटल आयन बैठा हुआ है अपने डी ऑर्बिटल्स को लेकर और उसके चारों तरफ कोई लिगैंड नहीं है, तो चुपचाप हर एक डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कैसा है बेटा, बिल्कुल सेम है। नाउ अब क्या हुआ कि ये तो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में हो गया। अब क्या हुआ, डी ऑर्बिटल के चारों ओर या यूं कहिए सीएमए के चारों ओर कहीं बहुत दूरी से लिगेंड्स ने आना शुरू किया। यानी कि जो अगली कंडीशन हमें दिखाई दे रही है वो कैसी दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये सीएमए है, ओके, और ये एक्सिस हो गई सारी की सारी, जिन पे क्या है बेटा, ये ऑर्बिटल्स हैं। ओके, और ये क्या हो गए बेटा, आपके लिगेंड्स हो गए लाइक दिस। बहुत ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है। कितने लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताइए, मैसेज करके बताइएगा कितने लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सर 6 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, 6। अब मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू हो गई है, शुरू हो गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, सर 6 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, बेटा जो 6 लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस समय सीएमए की ओर धीरे धीरे सीएमए की ओर आ रहे हैं। हाँ सर, सीएमए की ओर आ रहे हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, कैसे आ रहे हैं सर, कैसे आ रहे हैं मतलब मैं समझा नहीं, चल के आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, मुझे क्या पता सर कैसे आ रहे हैं, हो सकता है प्लेन में आ रहे हो। नहीं, मैंने पूछा किस एक्सिस पर आ रहे हैं, यानी कि कैसे आ रहे हैं मतलब सीएमए के चारों ओर किस एक्सिस पे आ रहे हैं। अच्छा, ये पूछ रहे थे क्या सर आप, ओके सर, ये आपने जो है इन ऑर्बिटल्स के सामने बनाए, तो ये तो आपने जो उन ऑर्बिटल्स के सामने बनाए जो अलोंग द एक्सिस हैं। हाँ बेटा, अलोंग द एक्सिस वालों के सामने बनाए। तो फिर सर मैं मान लेता हूं कि ये जो लिगेंड्स हैं अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट, कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन, इनके बीच क्या हो रहा है। अरे सर मुझे क्या पता है इनके बीच क्या हो रहा है, दूसरे के बीच क्या हो रहा है, मुझे क्या मतलब। नहीं बेटा, मतलब तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि इनके बीच क्या हो रहा है तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे, तभी तुम्हें सीएफटी समझ में आएगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये 5 6 जब इसके सामने आ रहे हैं तो इनके बीच क्या हो रहा है। तो सर आप ही बता दो इनके बीच क्या हो रहा है। चलो हम बता देते हैं क्या हो रहा है। इनके बीच हो रहा है अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हो, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हाँ, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। सब वो कैसे, देखो लिगेंड का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सीएमए का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, बात तो सही है सर, रिपल्शन हो रहा है इसका मतलब, हाँ, लेकिन अट्रैक्शन भी हो रहा है। वो कहां से, देखो भाई जो सेंट्रल मेटल आयन है, कैटायन जो भी है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी तो है, तो वो लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर रहा है, लिगेंड्स को अपनी ओर बुला रहा है, आओ भाई पार्टी करेंगे मिलके। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह से सीएमए की क्या हो गई, बीवी हो गई। वो तो क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स को मना कर रहे हैं, कैसे दोस्तों को बुला रहे हो तुम, पार्टी करेंगे, दूर भगाओ इनको। लेकिन सीएमए कह रहा है नहीं, ये 6 के 6 मेरे जिगरी हैं, इनको मुझे पास बुलाना है, आज हम बैठ करके इनके साथ पार्टी करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है सीएमए और लिगेंड के बीच, लेकिन सीएमए के पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच अट्रैक्शन भी है। तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, अट्रैक्शन भी चल रहा है और रिपल्शन भी चल रहा है। अब क्या हुआ, अट्रैक्शन थोड़ा भारी पड़ गया, दोस्ती काफी गहरी थी, दोस्ती भारी पड़ गई,
तो दोस्ती भारी पड़ गई, तो भैया ये हुआ कि ये सब पास पास आ गए, ठीक है ना, इसके क्लोज आना शुरू हो गए। लेकिन क्लोज आते तो जा रहे हैं, लेकिन रिपल्शन भी तो मिल रहा है इन्हें। क्या मिल रहा है? अट्रैक्शन है तो रिपल्शन भी तो मिल रहा है। तो याद करो 11th में हमने पढ़ा भी था, वो एक ग्राफ बनाते हैं ना ऐसा वाला, और ये वाला समझाते हैं। तो इस ग्राफ से हम यही तो समझाते हैं ना कि रिपल्शन एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, डिस्टेबलाइज करता है सिस्टम को, और अट्रैक्शन एनर्जी लेवल को कम करता है और मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। यही तो पढ़ते हैं ना अपन। तो बेटा होगा क्या कि जब रिपल्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इन सबका ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। तो जब ये लिगेंड सब पास पास आ रहे होंगे तो अभी ये सभी को रिपेल करने में लगे, तो 5 के पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि पांचों डी ऑर्बिटल जो हैं वो अभी भी डी जनरेट रहेंगे, यानी कि उन पांचों का एनर्जी लेवल आपस में सेम है, लेकिन पहले के कंडीशन में बढ़ गया है रिपल्शन के चलते। अब आगे एक पॉइंट ऐसा आया, आई रिपीट, एक पॉइंट ऐसा आया जब फाइनली बॉन्ड बन गया, पार्टी शुरू हो गई, बॉन्ड बन गया। तो यहां पे ये पहले मैं ऑर्बिटल का प्रेजेंटेशन बेटा शो कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ये लो भाई, ये मैंने क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। ओके नाउ अब ये वो कंडीशन है जब फाइनली लिगेंड आ चुका है और कॉम्प्लेक्स बना चुका है, एक तरह से मतलब बिल्कुल क्लोज आ चुका है, बॉन्ड बन चुका है एक तरह से। इस समय क्या होगा, डी ऑर्बिटल जो है वो वाले ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे जो लिगेंड के ज्यादा क्लोज हैं, अब वो कम रिपल्शन फील करेंगे जो लिगेंड से दूर हैं। तो लिगेंड के क्लोज कौन है, जल्दी से बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। लिगेंड के क्लोज कौन है? ऑब्वियसली सर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो वो ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे, ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, तो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जो नॉन एक्सियल है, इन बिटवीन दी एक्सिस है, वो दूरी पे है, वो कम रिपल्शन शो करेंगे और उनका रिपल्शन कम है, इसलिए उनका एनर्जी लेवल भी कम रह जाएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां से इनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। दो डी ऑर्बिटल जो ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे थे उनका एनर्जी लेवल ज्यादा हो गया, जो 3 डी ऑर्बिटल कम रिपल्शन फील कर रहे थे उनका एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली कम रह गया। अब आप बोलेंगे सर रिपल्शन तो कर रहे थे, आपने नीचे बना दिया, रिपल्शन समझ में नहीं आया, सर क्या बोल गए? भाई सीधी सी बात है, जरा ध्यान से सुनना। रिपल्शन तो पांचों ही फील कर रहे हैं, बस अंतर यह है कि 2 ज्यादा फील कर रहे हैं, 3 कम फील कर रहे हैं। तो ये जो 3 कम फील कर रहे हैं उनका एनर्जी लेवल बाकी 2 से कम है। लेकिन अगर मेन कंडीशन देखी जाए, जो ग्राउंड स्टेट वाली, जिस समय कोई लिगेंड नहीं था, बिल्कुल आयन चुपचाप मस्ती से बैठा हुआ था, चारों तरफ कोई लिगेंड नहीं था, उस कंडीशन से अगर फील किया जाए, आई रिपीट, उस कंडीशन से अगर फील किया जाए तो उस कंडीशन से तो यही होगा क्या कि इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा एक नॉर्मल कंडीशन से। तो नॉर्मल कंडीशन से, मैं इस डायग्राम को देखो मैंने क्या किया है, ऊपर बनाया है, आप चेक करिए। नॉर्मल कंडीशन का एनर्जी लेवल, जब लिगेंड आने शुरू हुए तब का एनर्जी लेवल, जब स्प्लिटिंग हो गई तब का एनर्जी लेवल। अंतर समझ में आया तीनों केसेस में? अब आगे आप, कोई बच्चा यह भी बोल सकता है कि सर जब लिगेंड आ रहे थे तब भी तो कोई कम कोई ज्यादा फील करेगा। नहीं, इस समय लिगेंड ऑलमोस्ट सबसे बराबर दूरी पे थे, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड था, ना कोई कम फील कर रहा था ना कोई ज्यादा फील कर रहा था, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड था, ना कहीं पे कम रिपल्शन था ना कहीं पे ज्यादा रिपल्शन, सब बराबर थे, इसलिए सबका एनर्जी लेवल बराबर था। लेकिन ये वो कंडीशन आ गई जब फाइनली डिसाइड हो गया कि भैया हम 6 लिगेंड यहां पे बैठेंगे, तो जहां पे बैठेंगे वहां वाले को ज्यादा रिपेल करेंगे, उसका एनर्जी लेवल ज्यादा बाकी का कम। समझ में आया? आगे इनका एक सेंटर पॉइंट होता है बेटा, जिसको हम बेरी सेंटर के नाम से जानते हैं। ओके, किस नाम से जानते हैं भाई? बेरी सेंटर के नाम से जानते हैं। आगे ये जो 2 डी ऑर्बिटल होते हैं, इनमें से एक डी ऑर्बिटल को हम डी जेड स्क्वायर और दूसरे को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं। दोनों को कंबाइंडली हम एक और भी नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ईजी।
क्या बोलते हैं बेटा, Eg। आजकल एक नया चलन चल गया है, जानबूझ के कॉमन नेम भी यूज किया, अल्टरनेटिव नेम भी यूज किए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको एक तो हम Eg नाम से जानते हैं, एक और भी इसका नाम होता है बेटा डी गामा। बात समझ में आया, वास्को डी गामा नहीं, दिस इज डी गामा। तो एक गामा नाम डी गामा भी बोलते हैं और Eg भी बोलते हैं। उसी तरह से 3 डी ऑर्बिटल का सेट होता है, और ये 3 डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, और इसको बोलते हैं लाला T2G, और इसको एक और भी नाम से जानते हैं डी एप्सिलॉन। ओके, तो भैया ये इनके अल्टरनेटिव नेम होते हैं। ज्यादातर तो हम Eg और T2G यूज करते हैं, लेकिन कभी क्या कहते हैं, मान लो ये आ जाए भाई डी गामा, डी एप्सिलॉन, तो कभी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने प्रिकॉशनरी बता दिए हैं। ज्यादातर तो हम Eg और T2G शो करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या होता है, ये होता है, सारी चीजें पता चलेंगी। शांति बनाए रखें, ठीक है ना। हाँ, अभी जो बता रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दें। इसको Eg और इसको T2G के नाम से जानते हैं, दैट्स ऑल। अब आगे यहां पे हम कह रहे हैं जितना, अब दूसरा पॉइंट जो आता है कि ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को हम डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलेंगे डेल ओ क्या है, तो डेल का मतलब होता है बेटा CFSE। CFSE की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आई रिपीट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। कहने का मतलब है CFT है किसकी, CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है किसकी, ऑक्टाहेड्रल की। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया डेल ओ। क्या लिख दिया, डेल ओ। डेल ओ की अपनी एक यूनिट भी होती है, पहले ही बता दूं। आई रिपीट, डेल ओ की क्या होती है बेटा, अपनी एक यूनिट भी होती है। 1 डेल ओ इक्वल टू आप कह सकते हैं 1 DQ। अब सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, परेशान मत करना, बस एक यूनिट होती है, बस याद रखना है। इसका क्या यूज होता है, कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा, जब आएगा तो बताएंगे, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है ना। जब आएगा तो बताएंगे, फिलहाल जो बता रहा हूं उस पर फोकस करें। अब बात आती है अगला पॉइंट कि सर ठीक है, चलिए यहां से यहां तक का गैप क्या हो गया, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गया, वो तो सब सही है। ये जो गैप है, यहां से मेरे मन में 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2। पहला, सर ये जो गैप है ये क्या है, मतलब कैसे है, क्या बराबर है, मतलब ये क्या जितना इनका एनर्जी लेवल बढ़ा उतना है, उतना इनका कम हुआ, ऐसा कहना चाहते हो आप, या क्या कहना चाहते हो? तो जरा ध्यान से सुनना। इसमें मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं क्या, कि जितना एनर्जी लेवल इनका इंक्रीज हुआ उतना इनका कम रह गया। और इसको हम कैसे मतलब शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं कि भाई जितना ये इंक्रीज हुआ, यानी कि अगर ये 0.6 इंक्रीज हुआ तो ये 0.4 डिक्रीज भी हुआ। अब आप बोलेंगे सर ये, और ये माइनस में शो करेंगे क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, और ये प्लस में शो करेंगे। आप ऐसे समझिए 6 × 2, 2 डी ऑर्बिटल है ना, 6 × 2 1.2 प्लस में, 4 × 3 माइनस में 1.2, यानी कि जितना एनर्जी लेवल इनका इंक्रीज हुआ उतना एनर्जी लेवल इनका कम भी हुआ। तो जितना एनर्जी लेवल बढ़ा, जितना घटा, ये वो लाइक दैट। अब आप इतनी देर से बेचैन हो रहे होगे, क्या तो इतना समझा तो रहे हो, लिखवा भी तो दो, या हम लिखें कैसे, ये वो। तो मैंने कहा ना कि आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सब चीजें पहले से ही आपके लिए शॉर्ट नोट्स में लिखा के लाया हूं। ये देख लीजिए, प्रॉपर डायग्राम है आपके पास। वैसे तो मैंने भी डायग्राम बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने देख ही लिया होगा। और ये सारे पॉइंट्स जो इतनी देर से मैं बोलने में लगा हूं ना, ये सारे पॉइंट्स देख लो, ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू CFT 6 लिगेंड अलोंग दी एक्सिस आते हैं, ये होता है, वो होता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा, सारे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आपके सामने रखती हैं। ओके, चलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा था कि 2 डाउट्स आते हैं, तो एक डाउट तो हमारा क्लियर हो गया कि ये वैल्यूज कहां से आई, कैसे आई। दूसरा एक और डाउट आता है, क्या सर आपने कहा था कि रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाता है। हाँ बढ़ाता है। तो सर एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होता है। हाँ होता है। तो सर एक बात बताओ,
यहां से लेके यहां तक, जब तक आप कॉम्प्लेक्स बनाने में लगे हो, लगातार रिपल्शन दे दे के एनर्जी बढ़ाने में तो लगे हो, और फिर कह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो हाई एनर्जी लेवल पे जाकर के बन रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि ये स्टेबल भी होगा। बहुत सही है। अगर आपके मन में इस तरह का डाउट आया है तो जरा ध्यान से सुनना। मैं दोबारा से बोलता हूं, बहुतों को तो यही नहीं समझ में आया होगा कि ये डाउट था क्या, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। लेकिन जिन्होंने सोचा होगा वो बोले होंगे कि हाँ सर मैंने सोचा तो यही था। तो आइए जरा वापस से ध्यान से क्वेश्चन भी सुनते हैं और उसका रिप्लाई भी लेते हैं। क्या मैंने कहा? रिपल्शन हो रहा है, यहां पे नहीं था रिपल्शन, यहां था, और उस रिपल्शन का नतीजा था कि ये भी एनर्जी लेवल में बढ़ा और ये टूट तक गया। हाँ या ना? ये सब रिपल्शन का रीजन था। किसका रीजन था? यहां से लेके यहां तक सब रिपल्शन का खेल था। हाँ या ना? जस्ट अ सेकेंड। यहां से लेके यहां तक ये सब किसका खेल था? रिपल्शन का खेल था। लेकिन अगर रिपल्शन होता है, अगर रिपल्शन बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी भी तो बढ़ती जा रही है, तो फिर बॉन्ड कैसे बन सकता है? मॉलिक्यूल बनने वाला स्टेबलाइज कैसे हो सकता है? एक्चुअल में होता क्या है, जब इतना सब बन चुका होता है तो ये स्प्लिटिंग तक का खेल था। कहां तक का खेल था? स्प्लिटिंग तक का खेल था। जैसे ही फाइनली यहां पे आकर के बॉन्ड बनते हैं, यहां पे आकर के जैसे ही फाइनली बॉन्ड बनते हैं, जुड़ते हैं, पूरा फाइनल कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स बनते ही इनके एनर्जी लेवल में तेजी से चेंज आता है और वो बिल्कुल नीचे चले आते हैं। कहां चले आते हैं? बिल्कुल नीचे चले आते हैं। कहने का मतलब है कि पहले मार्केट बढ़ता जा रहा है, शेयर मार्केट यूं मान लो क्या होता जा रहा है, इस तरह से शेयर मार्केट होता है ना, पहले यूं मान लो शेयर मार्केट ऐसे 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 बढ़ता चला है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर कोरोना आ गया, कोरोना ने इंसान के साथ बॉन्डिंग बना ली, बस गया इंसान के अंदर। जैसे ही बस गया, बेचारे की एनर्जी में क्या आ गई? कमी आ गई। क्या आ गई? कमी आ गई। तो क्या हो रहा है? जैसे 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 मार्केट बढ़ता जा रहा है, फिर अगर अचानक कोरोना आया तो अचानक मार्केट की इकोनॉमी क्या हो गई? ढेर हो गई, ढेर हो गई, तो अचानक धैं मार्केट क्या हो गया? सडनली कोलैप्स हो गया। तो क्या हुआ? वही यहां पे भी हो रहा है, रिपल्शन आ रहा है, रिपल्शन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जहां फाइनली बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग होते ही सारा एनर्जी लेवल नीचे चला गया। तो ये एकदम नीचे आ गया, और ये जो एनर्जी लेवल नीचे आया ना, वो एनर्जी लेवल इस वाले से भी नीचे चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग यहीं तक पढ़ के खत्म कर देते हो। सच्चाई ये है कि कहानी उसके आगे भी है, तो ये हम तब बता देते हैं बेसिकली। अब आप में से हो सकता है कोई पूछे ना पूछे, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ईमानदारी से आपको क्या कहते हैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। तो इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा जब बहुत हाई लेवल पे जाके सोच लेता है चीजों को, तो उसके मन में ये डाउट आता है, यार ये क्या हुआ, रिपल्शन कराते चले जा रहे हैं, रिपल्शन बढ़ाते जा रहे हैं, और साथ के साथ गाना भी गा रहे हैं, देखो बॉन्ड बना, बॉन्ड बना, बॉन्ड बना, ऐसे कैसे बॉन्ड बन गया? तो ये फिर वहां पे जाके हमें मजबूरी में बताना पड़ता है, भैया नहीं ऐसा भी होता है। तो अदरवाइज आप देखिए ना, ये देखिए डायग्राम देखिए आप, मैंने कहां पे खत्म किया है डायग्राम? मैंने यहीं पे खत्म किया है। हर जगह आपको डायग्राम यहीं पे मिलेगा, लेकिन सच्चाई है बॉन्ड बनने के बाद ये डायग्राम यहां चला आता है, बिल्कुल नीचे यहां पर। क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स हम बना क्यों रहे हैं, बॉन्ड बना क्यों रहे हैं? एनर्जी को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए थोड़ी ना। तो जब तक लिगेंड पास आ रहा है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे हैं, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है। लेकिन जब एक पीक लेवल आ गया, रिपल्शन हो गया मैक्सिमम, तो अट्रैक्शन भी तो होगा उसमें, साथ के साथ पास आ रहे हैं तो सिर्फ रिपल्शन थोड़ी ना, अट्रैक्शन भी तो होगा। उसका क्या? उसके तो बारे में सोचा ही नहीं किसी ने। पास आ रहे हैं, रिपल्शन है, बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन भी तो बढ़ता जा रहा है, तभी तो पास आ रहे हैं, वरना पास क्यों आते? तो हो क्या रहा है, जब वो पीक पे आ जाते हैं ना, बिल्कुल जहां बॉन्ड बनी जाता है फाइनली, एनर्जी लेवल सडनली क्या आता है? नीचे आता है। तो सर मेरा एक डाउट है, क्या इसकी मुझे जरूरत है? नहीं, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहां तक चल जाएगा। आपको सिर्फ यहीं तक की सीएफटी काम में लेनी है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी कि भाई आपके मन में कभी डाउट आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो अदरवाइज आपका तो काम वहीं तक चल जाता है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सीएफटी का जो अगला स्टेप है उसको समझेंगे। बात को समझिएगा, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो रही है। आई रिपीट, डी ऑर्बिटल में क्या हो रही है? स्प्लिटिंग हो रही है।
2 d ऑर्बिटल ऊपर जा रहे हैं, 3 d ऑर्बिटल नीचे आ रहे हैं। इसी तरह से 2 d ऑर्बिटल यहां भी ऊपर हैं और ये भी नीचे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इधर मैंने एनर्जी गैप ज्यादा दिखाया है और यहां पे मैंने एनर्जी गैप कम दिखाया है। हाँ या ना? हाँ सर, बात तो सही है। एक बात ध्यान रखिए, रिपल्शन जितना ज्यादा, आई रिपीट, रिपल्शन जितना ज्यादा, एनर्जी लेवल उतना बढ़ता चला गया और वो डी ऑर्बिटल को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? तोड़ेगा। और जब वो ज्यादा से ज्यादा तोड़ेगा तो इनके बीच ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा बेटा? गैप आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? गैप आएगा। जब ज्यादा से ज्यादा गैप आएगा तो ये गैप बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये सब कब हो रहा है? ये सब कब हो रहा है? मैं दोबारा से बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा। ये देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, डी ऑर्बिटल टूट रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। हाँ या ना? वो रिपल्शन जब आए, ज्यादा आएगा तो वो कैसे आएगा? क्योंकि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा प्रोवाइड कराया, और जो लिगेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है वो कौन कहलाएगा? SFL। तो SFL की कंडीशन में ये बहुत ज्यादा होता है और WFL में यही जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है। तो SFL क्या करता है? ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, WFL कम स्प्लिटिंग कर पाता है। ओके, और यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, बात आ गई डीएन सिस्टम की। अभी तक जो आप डीएन सिस्टम समझ रहे थे वो देसी तरह से समझ रहे थे। देसी तरह से मतलब CFT FT का आता पता था नहीं, बस जो सामने दिख जाता था उसके बेसिस पे हम बात कर लेते थे, ठीक है ना। अब डीएन सिस्टम को हम कायदे से समझेंगे। डीएन सिस्टम को अगर समझना है तो हमें एक रिलेशन समझना होगा। आई रिपीट, हमें क्या समझना होगा भैया? रिलेशन समझना होगा। ठीक है, क्या समझना होगा? रिलेशन समझना होगा। किसके बीच का? डेल O और P के बीच का। अब आप बोलेंगे ये P क्या होता है? P होती है बेटा पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है? P पेयरिंग एनर्जी। बात समझ में आ रही है? P क्या होती है बेटा? पेयरिंग एनर्जी। अब आप बोलेंगे सर ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? मान लो कि एक ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो जब आप उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ये नहीं बोलेगा कि आओ बेटा तुम्हारा स्वागत है ना। एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है और आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हो तो वो एक दूसरे को ड्यू टू सेम चार्ज रिपेल करेंगे और उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको जबरदस्ती उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। मान लो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन मान लो कोई एक बेंच पे एक बच्चा बैठा है और वो दूसरे को नहीं बैठा रहा है, तो टीचर क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, अरे नहीं दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, दोनों आओ साथ बैठो, साथ पढ़ोगे, अच्छी बात है, अरे मिलके रहना चाहिए, ये वो लाइक दैट। तब जाकर के क्या किया? उसने उस बच्चे को अपने साथ बैठा लिया, टीचर ने उसको क्या किया? मोटिवेट किया। इसी तरह से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाह रहे हो। आई रिपीट, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाह रहे हो, तो रिपल्शन झेलना पड़ेगा, रिपल्शन झेलना पड़ेगा। तो एनर्जी क्या होगी? हमें उल्टे देनी पड़ेगी। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पहले से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे, रिपल्शन झेलना पड़ेगा, रिपल्शन से एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो ये एनर्जी है पेयरिंग एनर्जी कहलाती है। रिक्वायर्ड एनर्जी टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट दी क्या कहते हैं, जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसके अगेंस्ट। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाता है, ये डिपेंड करता है साहब डेल O और P के रिलेशन पर। डेल और P के रिलेशन पर। SFL में डेल O ग्रेटर देन P होता है और WFL में डेल O ग्रेटर लेस देन P होता है। क्या मतलब? आइए चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से। ठीक है, नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है बेटा? इनके बीच में डेल O 1 है और ये क्या है? इनके बीच में डेल O 2 है। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? एक डेल O 1 है और एक क्या है? डेल O 2 है। चलो
अब मैं इसमें बात करता हूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भाई इलेक्ट्रॉन पहले कहां ऑक्यूपाई होना चाहेगा, कहां जाना चाहेगा, जहां पे लो एनर्जी हो। मान लो डी में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरूं। तो मान लो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन भरना है तो मैं कहां भरना चाहूंगा, पहला इलेक्ट्रॉन या 10वां इलेक्ट्रॉन जहां भी भरना है कहां भरना चाहूंगा, कोशिश मेरी यह रहेगी कि वो मिनिमम एनर्जी लेवल पे जाकर के सेट हो जाए। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो मैं चाहे WFL हो चाहे SFL, उनकी कंडीशन में मैं इलेक्ट्रॉन को यहीं भरूंगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो यहीं भरूंगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो भी यहीं भरूंगा। लेकिन अब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर मुझे भरना है तो मेरे पास दो कंडीशन है। क्या? पहली कंडीशन है कि यहां भर दूं, दूसरी कंडीशन है कि यहां भर दूं। तो अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई समस्या नहीं थी, सब अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पे जा रहे थे खुशी खुशी। अब चौथे इलेक्ट्रॉन में आकर के गड़बड़ हुई, ये यहां रहना चाहता है, वो ऊपर जाना चाहता है। क्यों? आइए समझिए। यहां रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में रखने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, किसके बराबर? P के बराबर, यानी कि पेयरिंग एनर्जी के बराबर। लेकिन अगर मैं ऊपर भेजना चाहता, लेकिन अगर ऊपर भेजना है तो मुझे इस डेल ओ को क्रॉस कराना पड़ेगा, यानी कि इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इस एनर्जी गैप को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए और यहां आकर के बैठ जाए। हाँ या ना? तो अब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं इतनी एनर्जी दूंगा कि वो यहां आके बैठ जाए तो वो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर मैं इतनी एनर्जी दूं कि वो पेयर्ड हो जाए तो मुझे कंपैरेटिवली कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं पेयर्ड कराना ज्यादा पसंद करूंगा ऊपर भेजने के, पेयर्ड कराना ज्यादा पसंद करूंगा कहां? ऊपर भेजने के। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मैं क्या करूंगा बेटा, इनको पेयर्ड करा दूंगा, ऊपर नहीं भेजूंगा। तो डेल ओ यानी कि ऊपर भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी, P यानी कि कम एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है। यहां पे पेयर कराना मुश्किल है, पेयर कराने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ऊपर भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो देखो मैंने ऊपर भेज दिया। तो ये तरीका होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, ठीक है ना, डेल ओ और पी के रिलेशन पे। यहां पे मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर समझ में नहीं आया, तो भाई एक बार वीडियो वापस से घुमा के देख लेना, क्योंकि दोबारा भी मैं वही बोलूंगा जो अभी बोल चुके हो, अभी बोल के जो चुका हूं वही दोबारा बोलूंगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा वीडियो घुमा करके देख लेना, 5, 10, 20 बार भी घुमाओगे तो भी मैं वही बोलूंगा। मान लो 5, 10, 20 बार घुमाने के बाद भी ना समझ में आया, मुझसे पूछोगे मैं तब भी वही बोलूंगा। तो इससे अच्छा है एक बार उसको दिमाग लगा के समझ लेना। लेकिन फिर भी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार और बोलूंगा, ताकि आपको लगे कि नहीं देखो सर ने एक नहीं 2 बार समझाया। चलो आओ देखो, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने भर लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है, इसमें यहां भरा उसमें वहां भरा। क्यों? क्योंकि यहां भरने के लिए मुझे P के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी और ऊपर जाने के लिए डेलो के बराबर देनी पड़ेगी। तो डेलो का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ऊपर भेजना मतलब ज्यादा एनर्जी देना, पेयर कराना मतलब कम एनर्जी देना। तो भाई मैं इसको पेयर कराना पसंद करूंगा। यहां पे उल्टा हो रहा है, पेयर कराना मतलब ज्यादा एनर्जी देना, ऊपर भेजना यानी कि कम एनर्जी देना, तो ऊपर भेजना पसंद करूंगा। अब आप में से कुछ पूछेंगे सर ये डेलो और पी का रिलेशन आपको कैसे पता चला? भाई ये देखो एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। ये मान के चलिए कि SFL है तो उसमें ये होगा ही होगा, डेलो ग्रेटर देन पी। मान के चलिए कि WFL है तो ये होगा ही होगा लेस देन पी। इसमें आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपको ये रिलेशन परमानेंट है, हमेशा फिक्स रखना है अपने दिमाग में कि SFL के लिए ये, WFL के लिए ये। चलिए क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं भाई। 4 इलेक्ट्रॉन भर लिए, हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब आगे देखना भाई क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, जस्ट ए सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे थे, 1, 2, 3, 4। तो अब आगे कैसे भरेंगे? 5, 6, 5, 6, हाँ या ना? ठीक है, 7, 8, 9, 10, 7, 8,
9 10। तो वो तो सब सही है, बस एक जगह प्रॉब्लम आ रही है। क्या? 1 2 3 4 5 यहां तक तो सब सही चल रहा था, ये 6 नीचे क्यों आ गया सर? ऊपर क्यों नहीं भरा सर आपने? ऊपर भेजना आसान था। हाँ बात तो सही है भैया, सही जा रहे हो। इसका मतलब दिमाग नहीं लगा रहे हो पूरी तरह से, बस सर के भरोसे बैठे हो, वो मम्मी के भरोसे बैठे हो। मम्मी क्या कहते हैं, खाना बनाएगी, मम्मी खाना खिलाएगी। ये तो गलत बात है भैया, ये तो गलत बात है। कुछ क्या कहते हैं, खुद आपको अपनी बुद्धि भी क्या करनी पड़ेगी, खुद को भी अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो खुद आपको करना होगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना होगा? बुद्धि लगानी होगी। कैसे? 1 2 3 4 5 यहां तक सही है, 6 में नीचे क्यों चले गए? अरे भाई ऊपर ले जाता तो डेलो के बराबर तो एनर्जी देनी पड़ती, प्लस पेयरिंग भी तो देनी पड़ती, 2 एनर्जी देनी पड़ती। और नीचे ले गया तो सिर्फ पेयरिंग कराना पड़ रहा है, डेलो तो बच गया, यानी कि कंपैरेटिवली कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका मैंने नंबरिंग के वे में समझा दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं। बात समझ में आई? अब आपके मन में इतना बोलते ही अगला डाउट आएगा, क्या सर वो तो सब सही है, आप ये बताइए ये सर लो स्पिन हाई स्पिन ये सब क्या होता है? लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो आइए समझते हैं कि भाई लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मान लो कि ये SFL है, ठीक है, और उसमें ये EG है और ये T2G है, और ये आपका कौन है भाई? DN सिस्टम। ओके, इसी तरह से सेम सिचुएशन में ये WFL है और ये आपका कौन है भाई? EG, और ये कौन है भाई? T2G। ओके, नाउ जरा ध्यान से देखना भाई, बहुत ही ध्यान से देखना। ओके, थोड़ी सी लाइन में दिक्कत आ रही है, अब सही है? नहीं है? चलो ठीक है भैया, ये अपने बस की नहीं है, अपन इसको सीधे ही समझाए देते हैं, क्योंकि इतनी देर में मैं ये खींचूंगा तो उतनी देर में तो मैं बहुत कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो सीधी सी बात देखो भाई। हाँ अब तो खिंच गई यार, नहीं चलो छोड़ो यार, सीधे ही चलते हैं, हटाओ। ये लो भाई, ये अपना देसी तरीका, ऑल इज वेल। चलो हाँ, बहुत ध्यान से देखिए, और साथ में क्या रखते हैं बेटा? स्पिन। क्या रखते हैं? स्पिन। और यहां पे भी रखे लेते हैं क्या? स्पिन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल है, और मान लीजिए कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी हो सकता है, टाइटेनियम हो, वेनेडियम, कोई भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसी भी वजह से ऑक्सीडेशन के चलते सिर्फ क्या है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब वो एक इलेक्ट्रॉन SFL की प्रेजेंस में कहां आएगा? T2G में। WFL होगा तो भी किस में आएगा? T2G में। अब आप इसको ऐसे समझिए कि चाहे SFL की प्रेजेंस हो चाहे WFL की, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम है। हाँ सर सेम है, तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो ना किसी को आप हाई स्पिन बोल सकते हो, ना किसी को आप लो स्पिन बोल सकते हो। आई रिपीट, ना किसी को आप हाई स्पिन बोल सकते हो, ना किसी को लो स्पिन बोल सकते हो, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम सेम आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। T2 02 02, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ना लो स्पिन ना हाई स्पिन। T3 03 03, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ना लो स्पिन ना हाई स्पिन। तो फिर आता है D4। क्या आता है? D4 04। क्या आता है? 04। और क्या आता है? 13। क्या आता है? 13। एक आता है 04 और एक आता है 13। यस और नो? अब आप देखिए SFL की प्रेजेंस में ये 04 है, WFL की प्रेजेंस में ये क्या है बेटा? 13 है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं।
तो भैया ये कहलाएगा लो स्पिन, ये कहलाएगा हाई स्पिन। ये कहलाएगा लो स्पिन, ये कहलाएगा हाई स्पिन। D5 और 2 3। ओके, यहां पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दिखाई दे रहा है, यहां 5 के 5 हैं। दिस इज लो स्पिन, दिस इज हाई स्पिन। सिमिलरली और देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। D6 क्या है? D6। यहां पे 0 6, यहां पर भी क्या होगा बेटा? यहां पे होगा कितने आएंगे? अब उसमें चला जाएगा 2 4 यस। तो अब आप देखिए D6 में यहां पे कितने अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं? एक भी नहीं। और यहां पे कम से कम कुछ तो अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। लो स्पिन, हाई स्पिन। समझ में आया नहीं आया? इसी तरह से आगे चलना पड़ेगा भैया, हमारे लिए पेज कम पड़ गया। आगे चलते हैं। यह है DN सिस्टम, यह है SFL, यह है इसका EG, यह है इसका T2G, यह है स्पिन, यह है WFL, यह है EG, यह है T2G और यह है अगेन क्या? स्पिन। ओके ओके, यस और नो? तो अब जरा ध्यान से देखिए, 6 तक हो गया था, अब हम ले रहे हैं 7। 7 इलेक्ट्रॉन भरने साहब, 2 ऊपर है 3 नीचे है। आदत डाल लो, ऐसे ऐसे फील करो कि सामने 2 d ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, नीचे 3। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 नीचे 1 ऊपर। तो ये हो गया 0, सॉरी ये हो गया 1 और ये हो गया 6। अब इसमें देखो ध्यान से, WFL में 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 5 नीचे 2 ऊपर। तो यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो गया लो स्पिन, ये हो गया हाई स्पिन। लेकिन अब आप देखिए D8 को देखिए, D9 को देखिए और D10 को देखिए क्या हो रहा है। D8 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे 2 ऊपर यानी कि 2 अनपेयर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे वही 6 नीचे 2 ऊपर यानी कि 2 6 2 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में है लेकिन सेम सेम है, ना लो स्पिन ना हाई स्पिन। अरे हाँ या ना? इसमें देखिए क्या होगा, 3 6 3 6, ना लो स्पिन ना हाई स्पिन क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। 4 6 4 6 क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए ना लो स्पिन ना हाई स्पिन। तो मुद्दे की बात ये आती है बेटा कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं तभी लो स्पिन हाई स्पिन कंसीडर किया जाएगा, नहीं है तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना सिखाऊंगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, और उसके लिए मेरे पास है गजब के कुछ फंडे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो ऐसे QSPs हैं कि अगर आप उनको वॉच करोगे, ध्यान से देखोगे, आई रिपीट, अगर आप उन QSP को ध्यान से समझोगे तो दिस इज माई प्रॉमिस कि आप क्या करोगे बेटा, भिड़ते ही बड़े आराम से, कॉम्प्लेक्स देखते ही आप बड़े आराम से हाइब्रिडाइजेशन बता दिया करोगे। तो ये QSP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान से देखना है। नंबर 1, मान लीजिए कि जो अपना सेंट्रल मेटल एटम या आयन वॉटएवर जो भी है वो कहां से है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से है। सपोज कहां से है CMA, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से है। तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, D1 से D3 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, यानी कि कोई CMA की ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जो क्या कहते हैं, जिसकी वजह से d ऑर्बिटल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन बचते हो, तो ऐसी कंडीशन में भले चाहे आप लिगेंड कोई सा भी ले आओ, आई रिपीट, भले चाहे आप लिगेंड कोई सा भी ले आओ, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, SFL लाओ या
WFL लाओ, जो लाना है लाओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमेशा बनाओगे D2sp3, कॉम्प्लेक्स हमेशा बनेगा IOC, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बात ध्यान रखना। और क्या कहते हैं, ना ये लो स्पिन होगा ना ये हाई स्पिन होगा, ये बात ध्यान रखना। आई रिपीट, क्योंकि अभी अभी बता करके चुका हूं लो स्पिन हाई स्पिन कब होंगे, सब बता के चुका हूं। अब मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। D2sp3 और IOC बताओगे। वहीं पे अगर कॉन्फ़िगरेशन D8 से D10 के बीच में हो, तो चाहे लिगेंड SFL हो चाहे लिगेंड WFL हो, आपको इसको sp3D2 ही बोलना है। कॉम्प्लेक्स होगा OOC, क्या होगा OOC। लेकिन अगर D4 से लेकर D7 तक होगा, D4 से लेके D7 तक होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखिएगा, क्या SFL और WFL का रोल चालू हो जाएगा। अगर D4 से D7 के बीच है, आई रिपीट D4 से D7 के बीच है, तो SFL की प्रेजेंस में ये होगा D2sp3 IOC, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाकायदा मैं इसको बोलूंगा लो स्पिन, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई, लो स्पिन हो गया। हाँ, डेल O और P का रिलेशन में खुल के बोल पाऊंगा कि हाँ भाई डेल O ग्रेटर देन क्या होगा, P होगा। लेकिन अगर वहीं पे WFL है तो मैं बोलूंगा sp3D2 OOC हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और डेल O लेस देन P बोल दूंगा। ये सारी बातें आती हैं। ये QSP नंबर क्या है बेटा, 1 है, अभी आगे खत्म नहीं हुआ है, आगे देखते जाइए। कंडीशन अप्लाई जब CMA कहां से कहां हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हो। स्कैंडियम से लेकर के हमने कहां तक का ले लिया, मान लो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें बस ये एक कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा, खैर इतना तो सभी को पता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो ये एक कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर CMA फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से और ये कॉन्फ़िगरेशन है, DN सिस्टम क्या है, ये है, आई रिपीट DN सिस्टम क्या है, ये है, तो इन कंडीशंस में ये होगा। D1 2 3 SFL WFL कुछ भी हो, D2sp3 बोल दो, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे भाई ऐसा क्यों, अरे भाई खाली पड़ी है जगह, कहीं भी बैठ जाओ जाके, फिर टिकट हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया? याद करो मैंने बोला था ना SFL WFL कैसे होते हैं। SFL होता है ऐसा पैसेंजर जिसके पास टिकट हो, WFL किसको बोलते हैं, ऐसा पैसेंजर जिसके पास टिकट ना हो। तो जगह खाली पड़ी है, कोई कहीं भी बैठ जाओ, जगह खाली नहीं पड़ी है तो फिर देख के बैठना पड़ता है। तो भाई सीधी सी बात है, अंदर डी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो जब लो एनर्जी वाले खाली पड़े हैं तो हम बाहर वालों को ऑक्यूपाई क्यों करें, हाई एनर्जी पे क्यों जाएं, पहले लो एनर्जी वालों को ऑक्यूपाई करेंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जैसे ये 2d ऑर्बिटल है ना, हाँ, और ये 3d ऑर्बिटल है, तो फिर आप इन्हीं 2d ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई क्यों कर रहे हो, आप इनको क्यों नहीं कर लेते हो, ये तो उससे भी कम एनर्जी वाले हैं। तो भाई देखो एक बात बता दूं, पुराने जमाने की फिल्मों में आता था, रिश्ता बराबरी वालों में होता है, बोलते नहीं थे, बोलते थे। तो भाई रिश्ता अगर बराबरी वालों में होता है, मतलब जिनका एनर्जी लेवल कंपेरेबल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोला, ऑलमोस्ट इक्वल होगा अपने आगे वाले ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है ना, वही तो आपस में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये थोड़ी ना कि एनर्जी में डिफरेंस बहुत सारा है तब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बॉन्डिंग में तभी पार्टिसिपेट होता है बेटा जब वो क्या कर रहे हो बेटा, एनर्जी लेवल में ऑलमोस्ट सेम हो, मैच कर रहे हो। तो इसलिए वही 2d ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो भाई, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तो हो गया कि पहला केस तो हमारा CMA का हो गया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। अब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में भी देखो भाई कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है। जैसे CMA है बेटा, तो ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो गई, और ये कौन सी सीरीज हो गई बेटा,
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो गई। तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो रहा है, जरा इस पे भी ध्यान से देखना, अच्छे से देखना कि हो क्या रहा है। जो भी सीएमए होगा सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ लिगेंड कौन सा है, एसएफएल है, डब्ल्यूएफएल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद एसएफएल और WFL, विद SFL और WFL, ठीक है, बनाएगा क्या, D2sp3। क्या बनाएगा, D2sp3, यानी कि क्या बनाएगा, IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि डेलो में और पी में क्या रिलेशन होगा, ये। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्या याद रखने की चीज है, नहीं, रीजन ड्यू टू Z इफेक्ट, ड्यू टू Z इफेक्ट, हाई Z इफेक्ट। आप बोलेंगे सर क्या मतलब, देखो जो लिगैंड है, आई रिपीट, जो लिगैंड है, लिगैंड का काम क्या है, लोन पेयर देना। जो सीएमए है उसका काम क्या है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, लिगैंड को अट्रैक्ट करना। अगर सीएमए पे हाई Z इफेक्ट होगा, अगर सीएमए पे हाई Z इफेक्ट होगा तो वो लिगैंड के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, बोलेगा जल्दी से आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, क्या होगा, स्प्लिटिंग बढ़ेगी, स्प्लिटिंग बढ़ेगी, डेलो बढ़ता जा रहा है, स्प्लिटिंग बढ़ती जा रही है, अपने आप डेलो क्या हो जाएगा, पी से ज्यादा हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स sp3d2 के बजाय D2sp3 बनाना शुरू कर देगा। वेरी सिंपल। तो ये ड्यू टू हाई Z इफेक्ट होता क्या है, लिगेंड्स की लोन पेयर देने की नेचर बढ़ जाती है, रिपल्शन बढ़ जाता है, स्प्लिटिंग बढ़ जाती है, और वो D2sp3 बना देते हैं। अब इसमें ये मत कर देना नौटंकी, क्या तो ऐसे तो फिर कैडमियम का बना के दिखाओ, तो ऐसे तो क्या कहते हैं सिल्वर का बना के दिखाओ, गोल्ड का बना के दिखाओ। अरे भाई अंदर d ऑर्बिटल खाली होंगे तो बना के दिखा देंगे। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर अंदर d ऑर्बिटल खाली नहीं होंगे तो क्या SFL और क्या WFL, लेकिन अगर अंदर d ऑर्बिटल खाली है तो फिर यही कंडीशन अप्लाई होगी। अगर अंदर 2 d ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकते हैं तो यही कंडीशन अप्लाई होगी। ये बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। आइए थर्ड कंडीशन को भी समझे लेते हैं, विच इज लास्ट एंड फाइनल। जरा ध्यान से देख लेना। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, मान लो नंबर ऑफ SFL इक्वल हो नंबर ऑफ WFL के, तो क्या होगा। अरे नंबर ऑफ SFL इक्वल है नंबर ऑफ WFL के तो क्या होगा, ऐसे में हमारे सामने कोई ना कोई ऑप्शन होगा। या तो हमें डेल O और P का रिलेशन पता होगा, डेल O एंड P का रिलेशन गिवन होगा, नंबर 1। नंबर सेकंड, म्यू की वैल्यू हमें पता होगी कि म्यू की वैल्यू क्या है, एंड नंबर 3 हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता होगा कि वो पैरा है या डाया है। आई रिपीट, वो पैरा है या डाया है, हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता होगा, कुछ तो हमें पता होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप क्या मैं भी पता नहीं कर सकता कि अगर नंबर ऑफ SFL WFL इक्वल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो D6 सिस्टम है, D में 6 इलेक्ट्रॉन है, और मान लो 3 SFL है और 3 WFL है। अब मुझे बोल दिया क्या, बताओ इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अरे भाई कैसे बता दूं क्या होगा, पहले मुझे डेलो P का रिलेशन बताओ क्या होगा। वो बोलता है डेलो ग्रेटर देन P होगा, मैं बोल दूंगा साहब D2sp3 होगा। वो बोल देता है डेलो लेस देन P होगा, मैं बोल दूंगा sp3d2 होगा। लेकिन वो बोलता है नहीं मैग्नेटिक बिहेवियर बताऊंगा, तो मैं बोलूंगा चल बता। वो बोलेगा 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए और कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक आ रहा है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब SFL की चल रही हो। क्या चल रही हो, SFL की चल रही हो, क्योंकि SFL जब डोमिनेंट होगा तो डेलो ग्रेटर देन P होगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। लेकिन वो बोले साहब 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो हुए हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, तो मैं समझूंगा कि अगर वो पैरामैग्नेटिक है यानी कि कंडीशन ऐसी है, इसका मतलब WFL का जोड़ ज्यादा है, WFL SFL पे भारी पड़ गए, और डेलो और P के बीच का रिलेशन ऐसा है,
और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे इनमें से कौन सी कंडीशन दी हुई है, अगर नंबर ऑफ SFL WFL सेम है तो अगले अटेम्प्ट पे मैं आपको इन जितने भी QSPs के बारे में मैंने बताया है इनको बाकायदा मैं एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स देखते ही आप आंसर दे दिया करोगे। और वैसे तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, टैलेंटेड हैं, जो मैं देख रहा हूं रोजाना आपके मैसेजेस, मुझे पता है कि ये जो 3 QSP हैं इनके बेसिस से मुझे पता है कि आप अपने आप कोशिश करोगे। एक बार कोशिश करके देखना, जैसे K4 FeCN6 है और 2 एक कॉम्प्लेक्स देखना, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि अरे यार इन 3 QSP ने तो पूरा का पूरा क्या कहते हैं फोड़ के रख दिया, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक बार कोशिश करके देखिएगा, नहीं तो अगले टर्न पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टर्न पे, टेक केयर, बाय बाय।